नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक सज्जन है जिनका नाम है तौकीर रज़ा खान। सज्जन इसलिए कहा कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए कोई एतराज़ न करे। उनका परिचय ये है कि एक उनका संगठन है, जेबी संगठन, इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल। अब क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। उनकी कोई न समाज में हैसियत है, न डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई राजनीतिक हैसियत है, लेकिन बोल बहुत बड़े बड़े हैं और लगातार वो जब बोलते हैं जहर उगलते हैं। बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ तो यही सज्जन थे जो कह रहे थे कि बाटला हाउस के एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारे गए उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये मनोवृत्ति है, आतंकवादी को शहीद का दर्जा दिलाने वाले बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र पर। वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग होगी तो मुस्लिम राष्ट्र की भी मांग होगी, और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन खुले घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के मुताबिक इस देश में जनतंत्र तो ख़त्म हो चुका है, बोलने की आज़ादी ख़त्म हो चुकी है। ये जो तौकीर रज़ा खान बोल रहे हैं, दरअसल ये ऊपर से आकाशवाणी हो रही है। वो खुद नहीं बोल रहे हैं, वो उनका मुंह नहीं चलता है, उनकी ज़बान से कोई शब्द नहीं निकलता है, ये आकाशवाणी से आ जाता है। वो आकाशवाणी ऐसी है जो नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो बोल ले रहे हैं, इसलिए वो अभी खुले घूम रहे हैं। अभी FIR दर्ज हुई है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, हो जानी चाहिए थी। ऐसे लोगों की जगह सिर्फ जेल में है। लेकिन जब मैंने उनका बयान सुना, उनको बोलते हुए सुना, ये भी बता दें कि वो इस समय कांग्रेस पार्टी के साथ है, तो उनका और कांग्रेस का ये साथ, इसने मुझे कुछ याद दिला दिया आज़ादी से पहले का किस्सा। 1946 उस समय जो है देश जो है प्रेसिडेंसीज में बटा हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है दक्षिण के सभी राज्य आते थे। ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के रहने वाले हैं। और 1946 में आपको याद होगा कि देश के बंटवारे के लिए मुस्लिम लीग बिल्कुल आमादा थी उस समय, और जो मतदान हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी से 28 की 28 सीटें मुस्लिम लीग को जितवा कर दी थी मोहम्मद इस्माइल साहब ने। अब इनका नाम इससे पहले शायद आपने न सुना हो, नई पीढ़ी ने तो बिल्कुल नहीं सुना होगा, लेकिन इनके कारनामे सुन लीजिए तो उससे आपको पता चलेगा कि इस देश में क्या गलत हुआ, आज़ादी के बाद से क्या क्या नहीं होना चाहिए था जो ज़रूर हुआ। तब आपको समझ में आएगा कि आज देश में ये जो समस्या है वो क्यों है, ये समस्या क्यों विकराल होती जा रही है, जिसको सुलझाना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। तो इस मोहम्मद इस्माइल साहब जो थे वो तमिलनाडु के रहने वाले थे। वो तीसरी, चौथी और पाँचवीं लोकसभा के सदस्य रहे। लेकिन अभी रुकिए, उससे पहले 1946 में उन्होंने देश के बंटवारे के मुद्दे पर मुस्लिम लीग के सदस्य थे, नेता थे, तो मुस्लिम लीग का साथ दिया। जिन्ना को 28 की 28 सीटें जिता कर दी मद्रास प्रेसिडेंसी से, और जब देश का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान नहीं गए। और इनके जो समर्थक थे, जिन 28 सीटों पर जिन्होंने जितवाया था, उनमें से कोई भी नहीं गया। आपको पूरे पाकिस्तान में खोजने से भी 47 से लेकर आज तक अगर आप खंगाल कर देखिए, एक भी तमिल बोलने वाला या तेलुगु या कन्नड़ या फिर मलयालम बोलने वाला जो है मुसलमान नहीं मिलेगा। ये सब के सब यहीं रह गए। अच्छा, यहीं रह गए, उसके बाद क्या किया? उस समय बड़ी मांग हुई थी, एक बड़ा धड़ा था हिंदुओं का, जिसकी मांग थी कि जो है आबादी की अदला बदली होनी चाहिए। नहीं हुई, क्योंकि देश को सेकुलर बनाना था। सेकुलर बनाने वालों का जो है वो नीति निर्धारण में बहुमत था, तो देश सेकुलर बना। बड़ी अच्छी बात है। 1948 मार्च 1948 अगस्त 1947 में देश का विभाजन हुआ, भारत को आज़ादी मिली, और मार्च 1948 को इन्होंने एक नया संगठन बनाया जिसका क्या नाम था? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग थी जिन्ना वाली, वो तो भारत में ख़त्म हो गई, वो पाकिस्तान चली गई, तो इन्होंने भारत में मुस्लिम लीग बनाया। अब देखिए कांग्रेस ने कैसे उसको पाला पोसा और बढ़ाया। ये सज्जन मद्रास में कायदे मिल्लत कहलाते थे, यानी राष्ट्र का नेता। और राष्ट्र के नेता के आप कारनामे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस देश की समस्या की जड़ क्या है।
इन्होंने शुरुआत जो है 1909 में तिरुनेलवेली में ही अपने कस्बे में यंग मुस्लिम सोसाइटी से शुरुआत की। 1918 में मजलिस उल उलमा का गठन, उसके गठन में इनकी सबसे प्रमुख भूमिका रही और 1930s में, मिड 1930s में ये मुस्लिम लीग के उस इलाके के प्रमुख नेता बन गए और ये मद्रास विधानसभा में 1946 से 1952 तक विपक्ष के नेता रहे, क्योंकि मुस्लिम लीग उस 1946 के चुनाव में जो है दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, तो ये विपक्ष के नेता रहे। लेकिन 1948 की मैं बात कर रहा था। 1948 में उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठन किया और इनको इसका पुरस्कार क्या मिला? जिस संगठन ने विभाजन कराया उसी संगठन के नाम पर भारत में एक संगठन बनता है और वो उसके इरादे विभाजनकारी जो संगठन था उससे कुछ भी अलग नहीं है, तो उसको इनाम क्या मिलता है? 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसके सदस्य बन गए। जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, जो पाकिस्तान के समर्थन में सबकी सब सीटें मद्रास प्रेसिडेंसी से जिताकर जिन्होंने भेजी, वो हमारा संविधान बनाने के लिए बैठ गए, संविधान सभा के सदस्य बन गए। वो 1952 से 1958 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे। तो 1949 में संविधान सभा में माइनॉरिटीज़ पर एक एडवाइजरी कमेटी बनी, उसमें बहस हुई माइनॉरिटीज़ के मुद्दों को लेकर। हालांकि उस समय माइनॉरिटीज़ का मतलब अलग था, आज जो हो गया है वो अलग है, परिभाषा बदल गई है। उस समय माइनॉरिटीज़ में जो है केवल मुसलमान नहीं थे, उसमें सिख भी आते थे, उसमें जैन भी आते थे, उसमें पारसी भी आते थे, ईसाई भी आते थे। आज अगर आप माइनॉरिटी बोलेंगे तो उसका मतलब सिर्फ मुसलमान होता है। ये 75 साल का हमारा जो है ये हमारी उपलब्धि है। तो उन्होंने उस बहस में क्या मांग की कि मुसलमानों के लिए अलग सीट का आरक्षण हो। वही मांग जो जिन्ना ने की थी, वही मांग जिस मांग ने इस देश के बंटवारे की नींव रखी। और सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रेट हो, मतलब मुसलमानों का अलग वोट पड़ेगा। अलग बात है कि इसको नामंजूर कर दिया गया। अब आप देखिए ऐसे व्यक्ति को किस तरह से बढ़ाया गया तमिलनाडु का, और फिर जब राज्यों का बंटवारा हुआ, भाषाई आधार पर राज्य बने, तो ये फिर केरल से चुनाव लड़ने लगे, केरल से ही लोकसभा पहुँचे। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तब से, जब से बनी है आज तक, कांग्रेस पार्टी की सहयोगी पार्टी है केरल में। दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जो यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसकी सदस्य है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो समय समय पर पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाती है, जो समय समय पर अलगाववादी बातें भी करती है। अब यहाँ तक गनीमत नहीं रही, ये 1972 में इनका जो है इंतकाल हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन 1996 5 जून 1996 को इन पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। किस तरह से हम देश को तोड़ने वालों को सम्मानित करते हैं, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जिसने जिन्ना का साथ दिया, जिसने मुस्लिम लीग का साथ दिया, जिसने देश के बंटवारे का समर्थन किया, जो देश के बंटवारे के बाद जो है वो यहाँ से गया नहीं, यहीं पर रह गया, उसने फिर से एक नई मुस्लिम लीग बनाई, उसके नाम से भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। तो ये हमारी राजनीति का जो है एक विशेष आयाम है कि हम देश तोड़ने वालों को सम्मानित करते हैं, और देश तोड़ने वाले ऐसे लोग हमेशा कांग्रेस का साथ देते हैं या कांग्रेस उनका साथ लेती है। जैसे तौकीर रज़ा खान का, तौकीर रज़ा खान जो मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वो शायद भूल गए हैं कि उनके राजनीतिक अब्बा लोग 2 देश ले जा चुके हैं, इसी देश से निकले हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर ही ये कहा गया था, जिन्ना और मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए देश का बंटवारा हुआ और मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए, और वो बना पाकिस्तान। आज फिर वो ताकतें सर उठा रही हैं, और वो ताकतें कांग्रेस की सरपरस्ती में सर उठा रही हैं। ये और चिंता की बात है, क्योंकि कांग्रेस की जो संस्कृति रही है वो इसी तरह की राजनीति की रही है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं का भाषण है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। किस अधिकार से?
किस संविधान के किस प्रावधान से, कौन से कानून से, कौन से नियम के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? वो लोग जिन्होंने इस देश का बंटवारा कराया, जो अपने धर्म के आधार पर अपने लिए अलग देश लेकर गए, उनका सबसे पहला अधिकार है। जो इस देश के वासी हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उनका दर्जा जो है द्वितीय दर्जे का है। जो ठीक उल्टी बात राहुल गांधी कहते हैं। इस देश में जो है मुसलमानों की स्थिति द्वितीय दर्जे की बना दी है, सेकंड क्लास सिटीज़न बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। तो ये सेकंड क्लास सिटीज़न जो है वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। ये सेकंड क्लास सिटीज़न जो है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली देते हैं और खुलेआम घूमते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी तो ख़त्म हो गई है। डेमोक्रेसी होती तो ये जेल में होते। शायद राहुल गांधी की डेमोक्रेसी का यही मतलब है, क्योंकि उन्होंने देखा होगा उनकी दादी ने जो डेमोक्रेसी चलाई 1975 से 77 तक, उनको लगता होगा कि यही आदर्श है डेमोक्रेसी का, कि खिलाफ बोलने वाले को जेल में डाल दो, कोई मुकदमा नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, सीधे सज़ा। तो तौकीर रज़ा जैसे लोगों को अगर कानून की भाषा में समझाया नहीं गया, उनके साथ सख्ती नहीं बरती गई, तो ऐसे तत्व सर उठाते रहेंगे और बोलेंगे, और ज़्यादा इस पर विवाद होगा। और वो दिन दूर नहीं है, अगर ये प्रवृत्ति बढ़ती रही तो फिर से देश की विभाजन की मांग करने वाले खड़े हो जाएंगे और उनका समर्थन करने वाले भी खड़े हो जाएंगे। तो इस खतरनाक प्रवृत्ति पर जितनी जल्दी रोक लगे उतना अच्छा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।